ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आज बात करेंगे न सिर्फ कोरोना उसकी वैक्सीन की, बल्कि हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की भी, जिसे लेकर आपके मन में कई जिज्ञासाएं और सवाल हैं। जहां एक ओर इस महामारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि विश्व के 92 देशों में मंकी पॉक्स के 35,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने बताया है कि पिछले हफ्ते मंकी पॉक्स के करीब 7,500 मामले आए, जो उससे पिछले हफ्ते की तुलना में 20% अधिक हैं। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले यूरोप और अमेरिका में हैं। हालांकि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। भारत में अब तक इसके 10 मामले सामने आ चुके हैं। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज 14 जुलाई को केरल में सामने आया था। 230वां मामला भी केरल से ही था। राजधानी दिल्ली में 24 जुलाई को पहला केस सामने आया। देश में कुल 10 मामले हैं, जिसमें से 5 केरल और 5 दिल्ली से हैं। इस बीच नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। विमानन कंपनियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि पूरी यात्रा के दौरान यात्री उचित तरीके से मास्क पहने जो सैनिटाइज हों। DGCA ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। श्रोताओं, आज मंकी पॉक्स और कोरोना जैसी महामारियों के बारे में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और श्रोताओं, आप भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अनुपम, अपनी चर्चा मंकी पॉक्स से शुरू करते हैं। और जैसा कि आज WHO का भी इसमें जो आज बयान आया है कि 92 देशों में 35,000 से ज्यादा मामले, हालांकि भारत में स्थिति नियंत्रण में फिलहाल अभी मामले जो है वो 10 के आसपास हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए सिद्धार्थ जी, बिल्कुल मंकी पॉक्स जो है बीमारी जैसे कि कोविड पहले रही है, उसी तरह से हल्की हल्की करके धीमे धीमे बढ़ रही है। हाँ, इसकी बढ़ने की रफ्तार वैसी नहीं है जैसे कोरोना की थी। कोरोना की इससे हमने लॉकडाउन के रोकथाम की कोशिश की, उसके बावजूद भी जिस रफ्तार पे कोरोना बढ़ा, मंकी पॉक्स का जो बढ़ना है वो उससे कहीं कम है। और इसमें जो गंभीरता और जो मृत्यु अभी देखी गई है वो भी बहुत ही कम है। तो इतनी चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन हाँ, बीमारी अगर फैलने से रोकी जा सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और बीमारी को फैलने से हम लोगों को सबको अपना अपना योगदान करना चाहिए। उसको हम बचाव कर सकें, रोक सकें, अपने खुद को और अपने निजी जितने हमारे रिश्तेदार हैं घर में, तो उन सबको बचाने की जरूरत है। तो इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, पता होना चाहिए कैसे करना है। और बढ़ते हुए दर से अभी चिंता ना करें, लेकिन अपना योगदान जरूर रखें। और डॉक्टर अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं कि किस तरह की बीमारी है, कैसी इसका इन्फेक्शन होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं तो मियादी बुखार की तरह ये बुखार आता है, साथ में दाने शरीर पे उभर आते हैं, जैसे कि खसरा है, मीजल्स है या चिकन पॉक्स है। तो अलग अलग तरीके के वायरस हैं। वैसे ही मंकी पॉक्स का वायरस है। ये आमतौर पे बंदरों में होने वाली बीमारी है, जो कि बंदरों से जो लोग हैंडल करते हैं या बंदरों के साथ रहते हैं, उनसे ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में आ गई है। और अभी मनुष्य में एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रही है।
इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी और मरीज के जो कि मंकी पॉक्स से ग्रसित है उससे हम उसकी त्वचा से दूर रहें या उससे बहुत ही क्लोज ना रहें। तो ये सबसे जरूरी है। तो जैसे कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों ने रखी थी, अगर हम अनजान आदमी से दूर रहते हैं तो इससे बचा जा सकता है। इसमें बुखार के साथ जो त्वचा में जो ये दाने उभर करके आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के दाने रहते हैं, कोई पानी भरे हुए दाने हैं या फिर मवाद भरे हुए हैं या फिर सिर्फ सतह पे कुछ दाने रहते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के दाने हो सकते हैं और इनका एक बड़ा पर्टिकुलर पैटर्न है, तो जिसको देख करके डॉक्टर लोग पहचान सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स की बीमारी है। तो उसको उन्हीं के अगर जो दाने हैं उस आदमी से टच पे आते हैं या उसकी त्वचा के टच में आते हैं तो उससे जो है बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये बचना जरूरी है। अगर आपको किसी मरीज को लगता है कि दाने निकले हुए हैं शरीर में और बुखार आ रहा है तो उसको राय दें कि वो जाकर अस्पताल में दिखाए और अपने को भी उससे बचा करके रखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को भी बचा करके रखें। जो केंद्र सरकार के कई अस्पताल हैं और बाकी जो अस्पताल हैं राज्य सरकारों के भी, उनमें हर अस्पताल में ऐसे ही दाने वाले बुखार के क्लिनिक खुल गए हैं, तो वहां जाकर के दिखा सकते हैं। और अपने को घर में भी जो ऐसा मरीज अगर रहता है तो उसको थोड़ा अलग करके एक कमरे में रखें जिससे कि दिक्कत ना हो और उसकी त्वचा से या उसके कपड़ों से अपने को बचा करके रखें। जी। और डॉक्टर अनुपम, जैसा कि हमारा देश ग्लोबल वैक्सीन हब और जिसे वर्ल्ड की फार्मेसी भी कहा जाता है इस रूप में उभर कर सामने आया है, तो हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके अब मंकी पॉक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि भारत में हालांकि इसके मामले बहुत कम हैं, लेकिन ग्लोबल अगर एक तौर पर हम देखें तो उस दिशा में काफी काम हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसके बारे में भी कुछ अच्छी खबर आएगी। और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जैसा कि डीजीसीए की जो एडवाइजरी आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको मास्क लगाना कंपलसरी है क्योंकि कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं और इस समय देश में जो 75 जो साल पूरे होने पर जो आज़ादी का पर्व चल रहा है इसमें भी हमारी जो वैक्सीनेशन है ये अभी फ्री में जो है प्रिकॉशनरी डोज लगाई जा रही है और बहुत सारे लोग इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि अगर हम देखें तो प्रिकॉशनरी डोज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यू है लेकिन उन्होंने लगवाई नहीं। हालांकि एक जैसे कहते हैं कि एक मोमेंटम जरूर आया है। अगर कल की बात करें तो 38,64,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं और टोटल वैक्सीन 208 करोड़ 95 लाख जो कि अब तक लगभग 209 करोड़ के आसपास पहुंच गई हैं। तो आप ऐसे लोगों से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आपने 2-3 चीजें कही हैं, इन पे मैं टिप्पणी जरूर करूंगा। एक तो जो मनुष्य का स्वभाव है तो जब डरता है तो जरूर काम करता है। तो जैसे अभी केसेस अखबार में आ रहे हैं, समाचार में भी आ रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उससे जो भयभीत होकर के जो लोग अभी तक बैठे हुए थे वो नहीं लगवा रहे थे, वो लगवा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां स्वाधीनता दिवस जो वर्षगांठ है हम लोगों ने मनाई है अभी, और उसके तहत 75 दिनों के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज जो है मुफ्त में सरकारी सभी केंद्रों पे दी जा रही है। तो एक बहुत अच्छा कदम है। मैंने पहले भी इसको दोहराया है और अभी भी कहूंगा कि जिसको वैक्सीन अभी ड्यू है और अभी हाल में कोरोना से नहीं हुए हैं ग्रसित, तो जरूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये एक अपने में बहुत जरूरी है कि हम जो अपना योगदान कर सकते हैं उस हिसाब से कोरोना वैक्सीन लगवाएं। जैसा कि आपने बताया कि अभी ट्रेवल जो कर रहे हैं, जो यात्रा करने जा रहे हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। तो ये कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने पास जो आरोग्य सेतु ऐप है फोन पे, उस पर रखें और ये अपना जो है प्रिकॉशनरी डोज लगवा करके भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि 3 से 6 महीने इसकी अवधि है। जितनी जल्दी आप लगवा लेंगे प्रिकॉशनरी डोज, आप नेक्स्ट डोज के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है अपने को बचाने के लिए, और ये समय के अनुसार खुद लगवा लेनी चाहिए। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए देख करके लगवाने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि आज अगर हम टीकाकरण करवाते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज या प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है वो 2 से 4 हफ्ता लगता है उसे होने में।
तो तब तक हम कोरोना से ही ग्रसित हो जाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब तारीख हमारी हो जाए तो हमें उसकी वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए जी। इसमें एक बात और कहूंगा, जो अभी आप कह रहे थे कि टीकाकरण का केंद्र हब बन गया है भारत जी। कोविड के बाद से, और उससे पहले भी हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड थे टीकाकरण के लिए जी। तो अब जो है इस पे अभी ही भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाई थी भारत में, उसमें अभी इंट्रानेजल वैक्सीन के भी फेज 3 ट्रायल्स हो गए हैं, तो नाक से भी वैक्सीन जो है कोरोना के लिए दी जा सकती है जी। और ऐसे ही भारत सरकार काफी कोशिश कर रही है मंकी पॉक्स के लिए भी टीकाकरण के लिए। डेनमार्क से मेरे यहाँ तक ध्यान है, वहां से इन्होंने सैंपल्स मंगाए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के, और उसके लिए मंकी पॉक्स का भी टीकाकरण का जो है रिसर्च शोध चल रहा है और वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और मैं मानता हूं आने वाले समय में ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है कोविड के लिए, जो नाक से सिर्फ स्प्रे करके 2 बार दी जा सकती है, और ऐसे ही मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन जो है ये कारगर सिद्ध होंगी और हम लोगों के बहुत ही हित में रहे। जी। और हमारे एक श्रोता अनिल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रिकॉशनरी डोज में हमें सेम वैक्सीन लगवाना जरूरी है या इसमें कुछ बदलाव भी किया गया है? नहीं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड आपने लगवाई है वही वैक्सीन लगवाएं। स्ट्रेन में कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो स्ट्रेन इस्तेमाल हुए हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट में, जो ये हमारे पास वैक्सीन है, टीके हैं हमारे पास, तो इनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी तक जितने भी वायरसेस हैं उनके लिए कारगर सिद्ध हुई है, और अभी सबकी क्षमता जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें कोई ऐसी एस्केप मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं मिला है। आज की तारीख में जो प्रचलित हैं वायरस के वेरिएंट जो है, कोरोना वायरस के वेरिएंट, तो वो सब जो है काफी हद तक इन वैक्सीन के जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें शामिल होते हैं। इसलिए अभी इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी किया जाए, लेकिन अभी ऐसा नया स्ट्रेन नहीं मिला है जिसकी जो बहुत सीरियस हो या बहुत तीव्रता करता है, गंभीरता करता है, और उसके लिए हमें अलग से वैक्सीन डेवलप करनी पड़े। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज की इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और बड़ौद से हमारे कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी महेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। और आज मैं जानना चाह रहा हूँ जी, मंकी पॉक्स क्या है और हमें किस तरह से बचाव करना है, और ये मालूम करना है ये किस उम्र वालों को ज्यादा प्रभावित करता है, और जो है इससे बचाव के क्या क्या सावधान है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी जिससे हम हमेशा बचे रहें। जी डॉक्टर अनुपम, आपने बचाव और सावधानी तो हमें बता दी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, महेश जी ने एक बात पूछी है कि किस उम्र के लोगों में ज्यादा खतरा होता है मंकी पॉक्स का, तो क्या कोई ऐसी स्टडीज भी हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप इससे अफेक्टेड होता है? देखिए ऐसा है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये जो उम्र दराज लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। उसका कारण ये है कि सन 70 से पहले जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन सबको लगती थी काफी हद तक जी। और वो वैक्सीन, मंकी पॉक्स की वैक्सीन, दोनों के वायरस जो हैं वो करीब करीब सिमिलर एक से होते हैं, तो इसलिए वो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाव करती है मंकी पॉक्स से भी। तो अभी जहां तक हम लोग देख रहे हैं मरीज, वो यंग पॉपुलेशन है, 30, 35, 40 साल के लोग या 50 साल से कम लोगों की जो उम्र है, उन लोगों में ही ग्रस्त देखा जा रहा है, वही इस मंकी पॉक्स से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा जटिलताएं नहीं देखी गई हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी गई हैं यानी, और बहुत ही कोई अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बहुत गंभीर अवस्था में भर्ती हुआ हो या बचाव नहीं कर पाए हो हम उसका। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा, मैं फिर कहूंगा कि कोई दाने किसी के शरीर पर दिख रहे हैं आपको या रैश है तो उससे दूर रहें और उससे कहें कि वो जाकर के अस्पताल में मशवरा जरूर करे, जिससे कि समय पर पकड़ भी हो जाए बीमारी की और उसका इलाज भी किया जा सके। जी। और दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार।
हेलो, धर्मवीर जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मंकी पॉक्स के दाने के बारे में बताया जा रहा है, ये दाने में जो पानी निकलेगा दूसरी जगह जाएगा वो नुकसानदायक है। वो दाने का पानी अगर आंख में चला जाए, अगर आंख में दाना हो जाए, और उससे क्या वो आदमी ब्लाइंड होने के चांसेस होते हैं कि नहीं है? और जैसे कि पिछले एक बीमारी रही थी चेचक में क्या होता था कि आंख में भी दाने हो जाने से आदमी ब्लाइंड हो जाता था। कई लोग हमारे जानकारी में जो अभी भी वो चेचक की बीमारी से ब्लाइंड है, तो इसके बारे में कुछ जरा अच्छे से जानकारी दें तो अच्छी बात। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो आप कह रहे हैं वो संभव है, ऐसा जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन अभी इसकी इतनी दिक्कत नहीं देखी गई है। ये उस प्रकार से जितना स्मॉल पॉक्स या चेचक जो आप कह रहे हैं, जितनी सीरियस बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, मंकी पॉक्स उसके मुकाबले बहुत ही क्षीण वायरस है और बहुत ही कमजोर बीमारी है उसके मुकाबले। ये जो है, मैंने जैसा बताया, ये बंदरों में हो रही है और हमारे पास चांस की बात है कि हम लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। तो इसकी जटिलताएं अभी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हम पहले स्मॉल पॉक्स में देखते थे। स्मॉल पॉक्स में तो मृत्यु दर और जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थी, जो कि इसमें मनुष्य को प्रभावित नहीं कर रही हैं। तो इसलिए वो अभी कहना, बहुत ही कम केसेस विश्व भर में हैं और ऐसी जटिलताएं अभी नहीं देखी गई हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन हाँ, संभावना हो सकती है, लेकिन इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने की उम्मीद अभी कम रही है। इसीलिए लेकिन बचाव करना जरूरी है, क्योंकि बीमारी एक बार हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, चाहे कोरोना का हो चाहे मंकी पॉक्स का हो, एक बार आप बीमार पड़ गए तो आप बीमार हैं। और वायरस और आपका शरीर कैसे उनका मिश्रण होता है, कैसे उनका रिएक्शन होता है, वो उसी एक मरीज के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए बचाव जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को दिक्कतें होने की संभावना हो सकती है, जो हमें आज की तारीख में अंदेशा नहीं हो। जी, और हमारे साथ बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। हेलो रिंकी जी। हेलो जी रिंकी जी नमस्कार। आपके साथ डॉक्टर सर है, उन्हें मेरा नमस्ते। जी रिंकी जी बताएं। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम मिल रही है मुझे। जी, आपकी आवाज भी थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन आप सवाल पूछिए। जी ठीक है। हेलो जी जी रिंकी जी, हमें सुनाई दे रहा है, आप बताएं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम आए दिन तो मतलब समाचारों में सुनते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो वैक्सीन में बहुत ही अव्वल है, हर समय एक कीर्तिमान स्थापित करता है। वो ठीक है, लेकिन अरे हम ये भी सुनते हैं कि जब हमें या प्रिकॉशनरी डोज लगा हो या चाहे फिर कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इम्यूनिटी कहते हैं पहले तो 9 महीने के लिए हुआ, प्रिकॉशनरी डोज 6 महीने के लिए। क्या आने वाले टाइम में जब हमें प्रिकॉशनरी डोज लगे तो क्या हमें दूसरी डोज की जरूरत पड़ेगी, हमारी इम्यूनिटी कम होगी? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुपम, रिंकी जी ये जानना चाहती हैं कि पहली डोज लगी, फिर दूसरी डोज लगी, फिर इसके बाद प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज लगी, तो क्या इसके बाद भी ये दौर जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है, दौर जारी रहेगा। इस पर लगने का, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है जो कि श्वास तंत्र में संक्रमण करता है, उसकी हर साल एक बार वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। उसके स्ट्रेन भी बदलते हैं और इन्फ्लुएंजा का वायरस में पैंडेमिक करने के, उसने, ये तो कोविड का तो एक पैंडेमिक है, इन्फ्लुएंजा के तो कई पैंडेमिक हो चुके हैं और उसकी वैक्सीन हर साल एडवोकेट भी की जाती है। तो जब तक हमारा शरीर इससे प्रतिरोधक क्षमता नहीं अपने में पैदा कर लेता, वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है। वैक्सीन, अगर टीका आपके पास उपलब्ध है और वो बचाव कर रहा है, तो हर आदमी को वैसे भी वैक्सीन लगवानी चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बचाव का जरिया है जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। तो टीकाकरण अगर उपलब्ध है तो हर बीमारी के अगेंस्ट कराने में कोई बुराई नहीं रहती है। ये एक प्रिवेंशन या बचाव का तरीका है और ये हमें कोरोना के लिए भी समय समय पे कराना पड़ेगा। जी, और हमारी एक श्रोता नीलम ये जानना चाह रही हैं कि इस समय वायरल डिजीजेस काफी होती हैं रेनी सीजन में, तो ये जानना चाहती हैं कि हर्पीज जो है ये किस तरह की बीमारी है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, हर्पीज कुछ अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। एक हर्पीज बुखार में कई बार दाने मुंह के आसपास निकल आते हैं,
वो भी हर्पीज एक होती है, लेकिन वो आमतौर पे खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बुखार की जब बुखार उतर जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है तो चली जाती है। बाकी कई बार आप देखते हैं शरीर पे एक कुछ दाने निकल आते हैं जो बड़े दर्द के साथ दाने होते हैं। त्वचा पे लाली भी होती है, पानी फूले हुए दाने दिखते हैं, पानी से भरे हुए, और उसमें काफी दर्द रहता है। दानों के जाने के बाद भी जो है दर्द रह जाता है, जिसको वो आधे शरीर पे दिखती है, उसे अर्ध अंगी भी कहते हैं कि आधे शरीर पे एक हिस्से में आपको दिखेगी। तो इसको जो है इसका इलाज है और इसको दवा फौरन दिखा करके डॉक्टर साहब को दवा लेनी चाहिए, तो उससे जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं। बीमारी के जो ये मैं कह रहा हूँ कि कई बार दर्द रह जाता है वो भी कम हो जाता है, और जो तकलीफ बीमारी से होती है वो भी कम होती है और बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल ठीक है, ये भी एक वायरस का ही, हर्पीज भी एक वायरस है जो ये ऐसी बीमारी करता है। तो कोई भी अगर बुखार के साथ अगर दाने आपके शरीर पे आ रहे हैं या दाने आपको लग रहे हैं जो तकलीफदेह हैं, या दाने ऐसे लग रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा और लग रहा है कोई बीमारी है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। ये काफी बीमारियों की तो दवाइयां होती हैं और आप बच सकते हैं। और अगर मंकी पॉक्स की बीमारी है तो भी एक बार जरूर दिखाएं, जिससे कि आप कम से कम घर में रह करके बाकी लोगों को संक्रमण ना फैलाएं। जी, और हमारे एक श्रोता मनोज ये जानना चाह रहे हैं कि मॉनसून डिजीज क्या होती है और किस किस तरह की बीमारियां आजकल के सीजन में पनप सकती हैं। देखिए, आजकल बारिश के मौसम में उमस बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो तो बढ़ ही जाते हैं, तो जैसे कि कोरोना के केसेस आप देख रहे हैं बढ़े हुए, फ्लू के केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं ह्यूमिडिटी में। वो ऐसे ही आपके बड़े सारे जो पानी से वाटर बॉर्न डिजीज होती है, पानी से फैलने वाली होती हैं बीमारियां, तो लूज मोशन है, डायरिया है, हैजा है, ये सब चीजें फैलने का भी डर रहता है। और इसके अलावा पानी, क्योंकि बारिश में अगर आप भीग जाते हैं, पानी में कीचड़ में से जा रहे हैं, तो कई स्किन के इन्फेक्शन होते हैं। वो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, जो फोड़े निकल आते हैं, फुंसी फोड़े बहुत ज्यादा कई बार मरीजों के निकलने लगते हैं, बच्चों के निकलने लगते हैं, बड़ों के भी निकलने लगते हैं, पसीना बहुत आता है। तो ये कई तरह की त्वचा की बीमारियां हैं। और ये जो बारिश के मौसम में ये सारे जितने ये चूहों के बिल हैं, सांप के बिल हैं, ये भी भर जाते हैं। तो इससे भी फैलने वाली, जानवरों से फैलने वाली बीमारियां जो हैं ये भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सांप के काटने, खेतों में अगर आप जाएंगे तो सांप के काटने के केसेस बढ़ जाते हैं। जो चूहों से फैलने वाली बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो बारिश के मौसम में बीमारियां काफी बढ़ने की संभावना रहती है, और ये आप चाहें मानसून डिजीज का ये बहुत बढ़ जाती हैं। टाइफाइड है, बारिश के बाद इंटरमिटेंट रेन होती है, रुक रुक करके बारिश होती है, तो डेंगू भी बढ़ जाता है, मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बीमारियों का प्रकोप गर्मी के बाद बारिश में सबसे ज्यादा होता है, और ये मौसम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि मरीजों को बहुत तकलीफ होती है इसमें। जी, तो मॉनसून की जो बीमारियां हैं जो डॉक्टर अनुपम ने बताई हैं, आप इनसे बच के रहें और जो उन्होंने बचाव के तरीके बताए हैं उससे आप अपनाएं। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ हरदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। हरदीप जी नमस्कार। हेलो जी, हरदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार हरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद सिद्धार्थ सिंह जी आपका। जी हरदीप जी, हम देख रहे हैं लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, तो इसका क्या कारण है जो उसके बावजूद केस भी ज्यादा जैसे बढ़ रहे हैं दिल्ली में। धन्यवाद। जी हरदीप जी जो हैं वो उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है डॉक्टर अनुपम, और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसके पहले जैसा कि हमने अभी डीजीसीए की स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से और जगह भी सख्ती की जा रही है। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप डॉक्टर अनुपम हमारे श्रोताओं से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ हरदीप जी की बात से। हम लोगों को पूरा अपना प्रोटोकॉल जारी रखना चाहिए। मास्क लगा करके रहना हमेशा अच्छा है। आज जैसे मैंने बताया कि मानसून में इतनी सारी बीमारियां फैलने वाली हैं, इनमें से कई बीमारियां जो हैं मास्क लगाने से बच जाती हैं। तो श्वास तंत्र के रोग तो बचते ही हैं,
अगर आपने मास्क पहना हुआ, आपका हाथ भी मुंह तक नहीं जाता है, तो जैसे वाटर बॉर्न डिजीज मैं कह रहा हूँ, पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये भी आपके हाथ अगर ग्रसित है, अगर संक्रमित है, तो वो आपके मुंह तक नहीं जाएंगे, तो उनसे भी आपका बचाव हो जाता है। तो हाथ अगर निरंतर आप धोएंगे तो आपके हाथ से इन्फेक्शन आपके मुंह तक नहीं जाएगा। मास्क पहनेंगे तो श्वास तंत्र के रोग भी आपसे कम हो जाते हैं। और अगर आप सामाजिक दूरी रखते हैं तो मंकी पॉक्स के होने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कई बीमारियां हैं, त्वचा के रोग हैं, डायरियल डिजीज हैं या वाटरबॉर्न डिजीज हैं, वैसे ही जो श्वास तंत्र के रोग हैं। तो ये 3 चीज अगर आप करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सामाजिक दूरी रखिए, मास्क लगा करके रखिए और अगर हाथ निरंतर धोते रहिए, तो काफी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और हरदीप जी की बात से और सिद्धार्थ जी आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। श्रोताओं से कहूंगा कि ध्यान पूरा रखें और बचाव जारी रखें अपना, तभी घर को अपने बचा पाएंगे संक्रमण से और अपने को भी बचा पाएंगे। जी। और डॉक्टर अनुपम, आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहते थे कि आजकल लोग सिर्फ मेडिकेशन करते हैं, दूसरों के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर खुद दवाएं ले लेते हैं अगर उनको बुखार है या दूसरी तरह के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी है एंटीबायोटिक्स के लिए वो बहुत कम हो जाती है और बहुत अर्ली स्टेज में ही लोग 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरीके से क्या नुकसान है आपकी बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स लेने के? देखिए सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और ये आपने बहुत अच्छा एक मुद्दा जो है उठाया। ऐसा है कि जो आमतौर पे ये वायरल डिजीजेज हैं, या अगर आप मान लीजिए मलेरिया है, डेंगू है, ये बीमारियां जो हैं ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती हैं। अगर आप हर छोटे बुखार पे एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो इस्तेमाल आपके शरीर को ठीक भी रखते हैं, चाहे वो त्वचा पे हो, चाहे पेट के अंदर हो, आंतों में हो, तो उनको भी हम नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे हमें नुकसान रहता है, हमारा हाजमा खराब हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जो है ना सिर्फ वो दिक्कत होती है, दूसरा हम कम्युनिटी में, समाज में जो है बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस की क्षमता जो है वो बढ़ा देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे जाते हैं। तो जो हमारे एंटीबायोटिक्स, जब हमें आगे इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स हमें कम असर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स जिस बीमारी के लिए है वही सेवन करना चाहिए और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए। कोरोना में क्योंकि नहीं पता था तो कई लोगों ने एंटीबायोटिक्स खाए, लेकिन अब मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अब एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो खा रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन खा रहे हैं, सेफेक्सिम खा रहे हैं, ये सब ना खाएं। स्टीरॉइड्स भी लोग खुद ब खुद ले लेते हैं बुखार से बचने के लिए, तो इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये चीजें बिना राय के कोई भी दवाई ना लें। जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं जैसे कि पैरासिटामोल है, वो लें और बाकी डॉक्टर को दिखाएं और उनके कहने पे ही दवा लें। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहेंगे डॉक्टर अनुपम कि बहुत सारे लोग घर में जैसे जो मल्टीविटामिन्स हैं वो खाना शुरू कर देते हैं बिना किसी की सलाह के और सोचते हैं कि शायद इससे ज्यादा ताकत आएगी और ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। ये किस हद तक सही है? देखिए सिद्धार्थ जी, पौष्टिक आहार से ज्यादा कोई चीज ताकत नहीं दे सकता है। मन को पॉजिटिव रखें, ये सोचें कि ठीक रहेंगे और जो है प्रिकॉशन लें और पौष्टिक आहार लें। एक बैलेंस डाइट जो 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है वो लें। मल्टीविटामिन ऐसे फायदा नहीं करते हैं। अगर आप ज्यादा लेंगे तो वो सब यूरिन में या लैट्रिन में के रास्ते निकल जाते हैं, वो ऐसे फायदा नहीं करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अनुपम, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।